जय हिंद बच्चों। आज क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इस सेंस में है कि वास्तव में जब से ये क्लास 12th के सिलेबस में ऐड किया गया है तो यूजुअली जब पहले क्लास 11th के सेगमेंट में था, थोड़ा सा इसके विषय में हम बात करना चाहेंगे। तो क्लास 11th के सेगमेंट में जब था तो उस समय डोमेस्टिक एग्जामिनेशन हुआ करता था। तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते थे ना कि बस काम चलाओ, लोग पढ़ लेते थे, पढ़ा देते थे, क्योंकि बोर्ड में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और जब से ये बोर्ड में ऐड हुआ है तब से आप एक बात देख रहे होंगे, रिजल्ट में भी फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि पहले आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स था, तो दोनों मैथमेटिकल था, दोनों थ्योरेटिकल था, इसलिए उस पर मार्क्स अच्छे मिलते थे और टीचर्स भी उस पर ध्यान देते थे। अब इस सेगमेंट में विशेष रूप से बहुत समस्या आती है, पढ़ाने वालों को भी समस्या आती है और पढ़ने के लिए भी समस्या आती है। लेकिन एक बात का आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से आपको हेल्प मिलेगा। और हाल ही में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें बहुत बड़ा हेल्प आपको मिलेगा। देखिए इसमें है क्या कि हकीकत के तौर पे जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज है ना, इन सबका यहाँ एप्लीकेशन है, इन सबका यहाँ एक एप्लीकेशन है और इसको सिर्फ एक कहानी के तौर पे उसमें आप प्रयोग करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बहुत ज्यादा इस पर समय नहीं देंगे। तो जैसे मैंने कहा ना, कहानी के तौर पर आप समझने की कोशिश करिए और कुछ नहीं। जैसे आप कहानी सुनते हैं उसी माध्यम से, और सब इसमें समाहित हो जाएगा, कंटेंट आपको याद हो जाएगा और जब भी उससे क्वेश्चन पूछेगा आराम से लिख लेंगे। चलिए आते हैं, तो हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्पष्ट है इस सेगमेंट में हम ये पढ़ना है कि वास्तव में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो 1947 से लेके अब तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे किया गया, ठीक है। और इस कंडीशन में इस समय डेवलपमेंट के लिए जो जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया गया, आज उसका कितना असर पड़ा और आज हमारी इकोनॉमी किस पोजीशन में है, ये सब इस सेगमेंट में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, वो क्या है, चाहे वो किसी व्यक्ति का विकास हो, चाहे वो किसी एक क्षेत्र का विकास हो, चाहे किसी देश का विकास हो, तो वास्तव में वर्तमान जो उसकी स्थिति है उसको जो आप देखेंगे और देख के जब उसको आप जज करेंगे तो तभी आप सही फैसले पर पहुंच सकते हैं, या तभी आप उसके विषय में कुछ सोच सकते हैं कि वास्तव में उसका विकास सही गति से हुआ है कि नहीं, या उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। ये तब पता चलेगा जब उसके आप इतिहास में जाएंगे, यानी जब उसके आप अतीत में जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, सपोज फॉर समटाइम्स दो व्यक्ति हैं, है ना। एक व्यक्ति बिल्कुल एक ढंग से बेगर था, यानी उसके पास कुछ नहीं था, भूखमरी थी, और एक व्यक्ति था कम से कम उसके पास आवश्यक सब चीजें उपलब्ध थी। अब दोनों ने अगर एक साथ विकास करना शुरू किया और दोनों की स्थिति बिना जाने कुछ साल के बाद जब आप दोनों को देख करके आप तुलना करेंगे तो स्पष्ट है ना कि जो पहले ही से थोड़ा सा मजबूत था तो आप कहेंगे देखिए ये सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है उसी पर आप फैसला करेंगे। इसलिए आपको भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अतीत में जाने की जरूरत पड़ेगी और तब इस समय की जो आपकी अर्थव्यवस्था की विकास की बातें हैं समझ में आपको आएगा। तो इसीलिए यहां पर आपको इस पूरे सेगमेंट में तीनों चीज पढ़ना होगा। पहले अतीत में, यानी 1947 से पहले और जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हुए उस दिन तक हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी,
क्या विकसित थी या अविकसित थी या क्या था? उसके बाद भारतीय सरकार ने यहां पर इंडियन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में क्या क्या किया, कितना अपना योगदान दिया, वो देखेंगे। और अंततः कुछ देशों से तुलना करके हम एक निर्णय पहुंचेंगे वास्तव में अब तक जो काम हुआ है वो संतुष्ट है कि नहीं। चलिए आते हैं। तो इसी आधार पर इस सेगमेंट का आपका पहला चैप्टर होता है, वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के दिन तक, यानी जिस समय हमें अर्थव्यवस्था मिली 1947 में, वो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट हुए, हम स्वतंत्र हुए, इसका मतलब क्या है कि उससे पहले परतंत्र थे। तो भाई जब हम परतंत्र थे, जिसके अंदर हम थे, जिसके हम गुलाम थे, सीधी सी बात है, तो उसने जो कुछ भी किया तो अर्थव्यवस्था तो उसकी थी ना, हमारी कहां थी। तो उसने हमें कौन सी अर्थव्यवस्था दी, यही हम स्वतंत्रता के दिन तक जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समय हमें अर्थव्यवस्था मिली उस समय किस रूप में मिला। तो सीधी सी बात है कि एक बात सब बच्चे बचपन से जानते हैं, क्योंकि ये क्लास 12 का सिलेबस है, तब तक लोअर क्लासेस से ही आप उसको पढ़ते आए हैं, और इतिहास में या कहीं न कहीं पर आपको ये मालूम पड़ा होगा कि वास्तव में 1947 से पहले इंडिया गुलाम था कई लोगों का। तो बहुत से इन्वेडर्स पहले आए, तो 1947 में तो अंग्रेजों ने हम लोगों को दिया अपनी अर्थव्यवस्था। तो अंग्रेजों ने जो अर्थव्यवस्था दिया, क्या कैसा था अर्थव्यवस्था, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत पीछे जाने से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन हकीकत यह है कि हजारों साल से हमारे देश का शोषण हुआ, स्पष्ट बात है। तो ऐसे कंडीशन में अंग्रेज यहां पर आए, यानी 200 साल तक, 1947 से पहले लगभग 200 साल तक अंग्रेज यहां पर थे। तो अंग्रेज यहां पर आए क्यों भाई? तो सीधी सी बात है, अंग्रेज तभी आए होंगे जब उनका कुछ पर्पज होगा। 7 समुद्र पार होकर के यहां पर क्यों आएंगे? तो एक बात स्पष्ट होता है इतिहास के तौर पे कि हमारा देश बहुत पहले पुराने समय में, एक दिन से कहिए हजारों साल पहले, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा विकसित देश था इंडिया। यहां पर बहुत से ऐसी चीजें थी जैसे पूरे विश्व में इस चीज का बहुत बड़ा मांग था। हमारे यहां मसाले अच्छे बनते थे, हमारे यहां रेशम के कपड़े अच्छे बनते थे, हाथ से अच्छी अच्छी चीजें बनती थी। इसका मतलब कि गुड्स के मामले में, वस्तुओं के मामले में हमारे यहां जो उत्पादन होता था वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का होता था। और एक दो कहानियों के माध्यम से आप सुने होंगे, जैसे ढाका का मलमल, एक कपड़ा होता था, रेशम का कपड़ा होता था। तो तब के ढाका में वो बनता था, मतलब बांग्लादेश में। तो उस समय बांग्लादेश भी तो इंडिया का ही पार्ट था। तो ऐसे कंडीशन में 1947 से पहले, तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता था कि उस कपड़े को अगर आप फर्श पे बिछा दीजिए, फर्श दिखाई देता था, कपड़ा नहीं, इतना बारीक होता था। उस कपड़े को एक हाथी को ढक करके और पूरे कपड़े को लपेट करके, जो आपका रिंग होता है, अंगूठी होती है हाथ में जो पहनते हैं, उससे पूरा कपड़ा निकल सकता था। इतना बारीक बनता था, इतना मेहनत से बनता था। तो विश्व के देशों में हमारी समृद्धि का प्रचार था। और उस समय जो भी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होता था, शिप्स के, नाव के माध्यम से समुद्र में बाहर के देशों में जो हमारे सामान बिक्री होते थे, तो उस समय समुद्री जहाज को लूटा जाता था।
और बहुत से देश देखते थे कि ये किस देश का जहाज आ रहा है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा सामान है। उसी जहाज को देखते 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 किसी समय में इंडिया में भी लोग आ गए, और जो लोग भी आए इंडिया में अधिकांशतः इंडिया को खूब लूटे जम करके। तो करेंटली यानी जब हम इंडिपेंडेंट हुए उससे पहले, बहुत पुराने न जाएं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो अंग्रेज आए। तो अंग्रेज में एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई इंडिया में। तो वो आई इंडिया में, इंडिया के समृद्ध देख करके। तो यहां पर उसका एक ही उद्देश्य था कि यहां बहुत सी चीजें जो थी, जैसे अभी मैंने कहा था कि यहां का मसाला, यहां से जो हाथ से बनी हुई चीजें, उसको लूटने के चक्कर में आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले 100 साल तक रही, उसके बाद के नेक्स्ट 100 साल में अंग्रेजों ने डायरेक्ट ब्रिटेन ने यहां कब्जा कर लिया। तो कुल ले दे करके दोनों लोगों ने 200 साल तक यहां पर कब्जा किया, और 200 साल तक पूरा अच्छे से यहां शोषण किया, हर तरह से शोषण किया। अब किस किस रूप में शोषण किया और करने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था किस रूप में आई, इसी को विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। यह हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन के रूप में। अब इससे स्पष्ट हुआ, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया, इस परिचय से एक बात स्पष्ट हुआ कि वो लोग आए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले समृद्ध थी उसको लूटे। तो जो हमें मिला अर्थव्यवस्था, वो कैसा मिला? लो लेवल ऑफ इनकम। यानी उस समय जब वो आए तो यहां पर, जैसे इस समय हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं, तब ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। वो हमारी जीडीपी क्यों कैलकुलेट करेंगे, हमारी पर कैपिटा इनकम क्यों कैलकुलेट करेंगे? उनको क्या इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए फिर भी व्यक्तिगत तौर से कुछ लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह वगैरह, और भी कई लोग थे, हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो उन लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो उस समय जीडीपी केवल 2% था। अब ऐसे कंडीशन में बताइए कि इसका मतलब कि उस समय हमारा जो इनकम था एकदम निम्नतम स्तर पर था। किस किस मामले में निम्नतम था, क्यों था, इसका हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं। तो उसमें हम सेक्टर वाइज पढ़ेंगे। सेक्टर वाइज का मतलब क्या? हम देखेंगे उस समय हमारी कृषि की व्यवस्था कैसी थी, एग्रीकल्चर की व्यवस्था कैसी थी, इंडस्ट्री की कैसी थी, डेमोग्राफी की कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, कम्युनिकेशन कैसी थी, हर क्षेत्र पर विकास बात करेंगे। और तब पता चल जाएगा कि वास्तव में कि हर क्षेत्र में उन लोगों ने किस किस रूप में काम किया और किस तरह से हर क्षेत्र का इनकम कम हुआ है। सीधी सी बात है। तो पहले उठाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पष्ट है कि पहले हुआ कि हमारे हर सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, ठीक है, कोई भी सेक्टर हो, इनकम कैसा? कम था, लो था। क्या कारण थे? पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम के कम होने के कारण, यानी हमारी अर्थव्यवस्था एकदम स्थिर हो गई या बहुत ही कम थी। इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें से मुख्य जो कारण था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देखिए, जब अंग्रेज यहां पर आए तो अंग्रेजों को आने से पहले ही यहां पर, मुगल के समय से ही हमारे यहां जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनके जमीन पर जो भी इनकम होता था उससे वो लोग टैक्स, जैसे मुगल थे वो टैक्स वसूलते थे, तो पहले तो उन लोगों ने जम के टैक्स वसूला। और टैक्स वसूलने का एक सिस्टम था उन लोगों के यहाँ। पहले हम मुगल पीरियड का बात कर लेते हैं।
वो ट्रेंगुलर सिस्टम था। ट्रेंगुलर सिस्टम में अब देखिए ये जो है आपका गवर्नमेंट है, मतलब मान लीजिए मुगल शासक, और ये आपका जमींदार है, और ये आपका फार्मर है, किसान है। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, तो गवर्नमेंट कौन था? इन्वेडर था, मतलब जो यहां पर लूटने के लिए मुगल आए थे, कहीं से आए थे, वो बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जब आए यहां पर लूटने के लिए आए, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड थी मैक्सिमम जो है कृषि पर, एग्रीकल्चर पे। तो उन्होंने क्या किया कि गांव के किसी मजबूत व्यक्ति को पकड़े और उनको वहां की जमीन का मालिकाना हक दे दिए। जैसे एक दो गांवों को मिला करके, ठीक है, एक किसी व्यक्ति को बता दिए कि इस एरिया का मालिक अब तुम हो, और इसमें जितनी जमीनें हैं हमें उससे इतना पैसा चाहिए। मान लीजिए इसको चाहिए 100 रुपया, तो उसने इससे कह दिया कि हमें 100 रुपया तुम वसूल के लाओ। तो अब ये 100 रुपया देगा किसको? मुगल गवर्नमेंट को, सरकार को। ये कहां से देगा? यहां से, फार्मर से देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, फार्मर पे पैसा इंपोज करेगा, कितना? अब उसकी मर्जी। मैं पहले की बात करता हूं, मान लीजिए कि उसने 110 रुपये का लगान लगा दिया, टैक्स। तो फार्मर ने 110 रुपया दिया किसको? जमींदार को दिया, और जमींदार ने इसी 110 को उठा करके इसमें से 100 रुपया दे दिया किसको? गवर्नमेंट को। और ये 10 रुपया जमींदार का इनकम हो गया। ये जमींदार का इनकम हो गया भाई। अब जमींदार को तो बिना किए दे, बिना किसी काम का 10 रुपया मिल गया, तो जमींदार को चस्का लग गया, है ना, ऐश करने का, सीधी सी बात है। तो जमींदार क्या करेगा, कभी 120 रुपये भी लगा देगा, कभी 130 भी लगा देगा, मतलब लगान बढ़ाता जाएगा, क्योंकि इसको देना है 100 रुपया। अब बाकी का इसका इनकम किसका? जमींदार का हो जाएगा। जमींदार पैसा बढ़ाता जाएगा। तो जमींदार शोषण करता था किसका? फार्मर का। किसके बिहाफ ऑफ? सरकार की। इसको भी चीज बढ़ाता था। और यही सिस्टम जब अंग्रेज आए मुगल के बाद, तो यही जमींदारी सिस्टम उस समय जो टैक्स के रूप में जमीन पर जो टैक्स लगाते थे पैसा वसूलने के लिए, तो अंग्रेजों ने इसी तरह का सिस्टम लगाया जिसे जमींदारी सिस्टम कहा गया था। तो उस समय ये अस्थाई नहीं था, ये फ्लक्चुएट होता था। बाद में इसी को अस्थाई कर दिया गया, अस्थाई बंदोबस्त हो गया। कब? 1793 में। और उस समय यही जमींदार, तब गवर्नमेंट अब हो गया किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और इसके लिए पैसा कौन वसूलता था? जमींदार। किसके? फार्मर के लिए। तो अब जितना चाहे उतना पैसा इन पर टैक्स लगा देता था। आप सोच लीजिए क्या करता होगा जमींदार। और ये तो पैसे के लिए आया ही था, कौन? ब्रिटेन। ये उस समय टैक्स वसूल करने का सिस्टम था किसानों से, जिसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहते थे। वो क्या था? जमींदार था। बीच बीच में कुछ चेंज होता गया, जैसे कि 1820 में कुछ जगहों पर यह सिस्टम लागू किया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, रैयत मतलब होता है किसान। तो उन जगहों पर सीधे किसान को उस जमीन का मालिक बना दिया गया। अब किसान मालिक हो गया, इसका मतलब क्या कि किसान डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को टैक्स देता था, जमींदार को नहीं।
तो जब ज्यादा पैसे, ये कुछ समय के लिए होता था, 20-30 साल के लिए होता था, हमेशा के लिए नहीं होता था। तो उतने समय के लिए सीधे किसान से पैसा वसूलते थे। तो अब किसान से पैसा वसूलते थे कब? जब ज्यादा पैसा की आवश्यकता पड़ती थी। तो स्पष्ट है, जो रेट था टैक्स का वो अधिक होता था जमीन पे। तो उस माध्यम से पैसा लिए, उसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। बाद में देखा गया कि व्यक्तिगत तौर से किसान अगर नहीं दे पाते थे, तब उन्होंने क्या किया, एक दो गांव को मिला करके एक ग्रुप बनाया जिसको महल कहा गया। और उसमें से जो गांव का मुखिया होता था, उसकी जिम्मेदारी बनती थी उस गांव के या 2-4 गांव के जितने भी किसान होते थे, उनसे टैक्स वसूल करके सरकार को देना पड़ता था, ब्रिटिश सरकार को। उसको महलवारी सिस्टम कहा गया। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी सिस्टम हमने बताया पैसा वसूलने का खेतों से टैक्स के रूप में, यानी लगान के रूप में, वो किसानों का शोषण था। तो आप सोचिए, उनका इनकम कुछ हो या ना हो, खेती हो या ना हो, पैदा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब था क्या? पैसा वसूलना। तो उस समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम इतना खराब था कि किसानों का शोषण होने लगा और अर्थव्यवस्था ज्यादा कृषि पर निर्भर थी, इसलिए खराब होने लगी। पहला कारण ये था, है ना, कृषि के क्षेत्र में विकास न होने का सबसे पहला कारण ये था। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। देखिए, आजकल आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि कभी अगर सूखा पड़ा या कभी बाढ़ आ गया, तो ऐसे कंडीशन में इरिगेशन के लिए बहुत से नए नए आर्टिफिशियल सिस्टम बन चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन तब के समय में जितना भी इरिगेशन था वो सब रेनफॉल पर डिपेंड होता था, और रेनफॉल मानसून से होता था। जो मानसून आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। तो मानसून से जो बारिश होती थी उसी पर कृषि निर्भर करता था। और उस समय, जैसे आज भी है, उस समय मानसून जो था वो निश्चित नहीं था, अनिश्चित था। कभी मानसून फेवरेबल होता था और अधिकांशतः अनफेवरेबल होता था। तो अगर मानसून मान लीजिए साथ नहीं दिया तो बारिश नहीं हुआ, इरिगेशन नहीं हुआ, सिंचाई नहीं हुई, तो ऐसे में कृषि उत्पादन क्या होता था? घट जाता था। यह आपका दूसरा कारण था। तीसरा कारण था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। देखिए, सीधी सी बात है, इससे देख करके तो लगता है कि ये तो अच्छा काम था, फिर क्या दिक्कत है, रीजन कैसे बना? तो वास्तव में हुआ क्या कि अंग्रेज जब यहां पर 100 साल बाद पूरे देश को कैप्चर करके गुलाम बना लिए, तो उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक रिवॉल्यूशन चल रहा था। और जितने भी देश उनके उपनिवेश थे, अधीन थे, उनसे, उन देशों से इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी, उसमें से इंडिया भी था। और कच्चे माल के लिए इंडिया को महत्वपूर्ण जगह उसने बनाया, और यहां से कच्चा माल उसको कहां ले जाना था? ब्रिटेन में। और उसी का इस्तेमाल करके वो फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स बनाता था। चलिए, अब गुड्स बना करके क्या करता था वो तो बात की बात है, पहले तो उसको ये चाहिए था। तो उसके लिए उसने क्या किया, जैसे वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास करना चाहता था, कपड़ा बनाना चाहता था, और उसने वहां पर बहुत से इंडस्ट्री खोल चुका था। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कपड़ा बनता था, ठीक है, जो कपड़ा बनता था, उस कपड़े की रंगाई के लिए, ब्लीचिंग के लिए, डाइंग के लिए एक स्पेशल रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती थी, जिसको इंडिगो कहा जाता था। इंडिगो, ठीक है। और इस इंडिगो की खेती होती थी। तो इंडिगो तो खाने पीने का चीज था नहीं, अब इंडिगो का तो इस्तेमाल होता था किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़े की डाइंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था कि एक तो यहां पर मान लीजिए कि जो भी रेवेन्यू सिस्टम था, इसके माध्यम से अधिकांशतः उत्पादन का पूरा मैक्सिमम पार्ट, आधा से अधिक, ये जो टैक्स ले रहे थे ना उस समय जो रेट था, आधा से अधिक, उत्पादन का आधा से अधिक हिस्सा टैक्स के रूप में इनके पास चला जाता था, चाहे जो भी सिस्टम हो उसके माध्यम से। तो जब उन्हों को इंडिगो चाहिए था, तो उन्होंने क्या कर दिया, कंपल्सरी कर दिया किसान को कि भाई अगर आपका ये एरिया है जो आपको कल्टीवेशन के लिए दिया गया, उसमें से इतना एरिया आप इंडिगो की खेती करेंगे। चलिए, मान गया।
टैक्स पूरे का देना है। उसमें से इतना इंडिगो की खेती करेगा, और इंडिगो की खेती के लिए जो सीड्स की, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती थी वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी किसान को, लेकिन उत्पादन जब होता था तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट सीधे दे देना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उससे इस किसान को कुछ मिलता नहीं था, और इतने हिस्से का टैक्स भी उल्टा उसको देना ही पड़ता था। पहले पूरे खेती पर मान लीजिए कि व्हीट का, गेहूं का प्रोडक्शन करता था, तो गेहूं का उत्पादन तो कुछ तो हुआ इससे। अब इसमें इंडिगो हुआ, वो इंडिगो हमारे किसी काम का नहीं, फिर चला गया कहां, ब्रिटेन में, लेकिन टैक्स हमको देना पड़ा। इसकी वजह से अगर सही ढंग से कहिए तो खेती करने योग्य जमीन उनके पास इस इंडिगो की वजह से कम पड़ गई। तो कमर्शलाइजेशन तो हुआ, जिसको हम एक ढंग से कैश क्रॉप्स जो आजकल कहते हैं, ठीक है, जो सीधे हम सेल कर देते हैं, ये तो काम हो गया। लेकिन पैसा उसका इसको किसान को नहीं मिला, वो सीधे का सीधे पूरा प्रोडक्ट कहां चला गया, ब्रिटेन में। इसकी वजह से उत्पादन कम हुआ, लेकिन टैक्स उतना ही देना पड़ा, जिससे किसानी के ऊपर भार और बढ़ गया और एग्रीकल्चर के प्रति उदासीन होने लगे। अब नेक्स्ट वन, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। चलिए अब देखिए, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो आपको मालूम था कि उसी समय इंडिया दो भागों में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो अधिकांशतः उपजाऊ जमीन तो पाकिस्तान में चला गया भाई, अधिकांशतः चला गया पाकिस्तान में। अब ऐसे कंडीशन में हमारे यहां अब जो भी जमीन बचा हुआ था, अब उसको अगर हम उत्पादन के लिए यानी कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कुछ भी करते तो जितना उतने में नहीं करेंगे, आधे से अधिक तो वहां पर चला गया। अब इन वजहों से स्पष्ट रहा कि निश्चित तौर से कि 1947 में जो इंडिया में कृषि की स्थिति थी वो आप अनुमान लगा सकते थे, एकदम अविकसित था, स्टेगनेंट था, उठने का नाम नहीं ले रहा था। इसके पीछे यही कारण था। तो अभी आपने देखा केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अभी कुछ ही दिन के बाद इकोनॉमिक्स का क्लास 12th में जो है बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में कहानी के तौर पर आप सुनते जाइए, क्वेश्चन जो आएगा उसमें से इसी से आपको हेल्प मिलेगा। आगे के सेक्टर्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही।